अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्डरात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद मलिक के एक रीसेंट बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि क्या हो अगर रशिया पर जो सैंक्शंस लगी हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आना शुरू हो जाए। पर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एक मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है डिफेंस के डोमेन में, वो GF-17 थंडर है। अगर GF-17 थंडर की जो मुख्तलिफ आइटम्स उसमें यूज होती हैं उनकी डिलीवरीज में डिलेज आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे जो अहम चीज है वो है इसका इंजन। GF-17 में रशियन RD-93 एक रशियन मेड इंजन यूज होता है, जो कि बेसिकली रशियन RD-33 का ही आगे एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। और इस वक्त रशिया पर चूंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, रशिया की इवन जो कुछ डिलीवरीज थी इंडिया को, उनमें भी खलल आया है, उनमें भी डिलेज आए हैं। तो अगर ये डिलीवरीज RD-93 के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं तो पाकिस्तान वहां किस तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट का इंजन चेंज करना, फिर उस इंजन को उस एयरक्राफ्ट की ऑनबोर्ड एवियोनिक्स के साथ इंटीग्रेट करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम इस चीज को इवन इंडिया के LCA तेजस एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी देख चुके हैं। इवन हम दुनिया के दूसरे फाइटर जेट्स और इवन नॉर्मल जो टेक्टिकल कार्गो एयरक्राफ्ट हैं उनकी डोमेन में भी मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट के केसेस को देख सकते हैं, जहां एक इंजन तो दूर की बात, एक नॉर्मल ऑनबोर्ड सिस्टम भी अगर चेंज किया गया या उसमें अगर कोई डिले आया या उसमें कोई इशू क्रिएट हुआ तो वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। अब यहाँ रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा क्या है, उसको आप एक दफा खुद सुने। जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और अपनी लीडरशिप को अप्रिशिएट कर रहा हूं, वो एक तसलसल के साथ है। वो आज की बात नहीं, जब से ये प्रोग्राम कंसीव हुआ हर चीज का बैकअप मौजूद है। भले वो रेडार हो, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, भले वो एवियोनिक्स हो, भले वो इंजन हो। आपने बहुत दुरुस्त निशानदेही की, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। सिर्फ एक बात इसमें करके फिर आगे चलते हैं कि इसमें बैकअप के साथ साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विजनरी लीडरशिप थी और जो हमारी इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की एक्सपर्टी थी, वो ये थी कि इंडिजनाइजेशन की तरफ आया जाए। और हम बार बार मुसलसल दो चीजों पे काम करते रहे, एक तो इंडिजनाइजेशन की तरफ और दूसरा बैकअप पे। जो GF-17 में इंजन है वो रशियन इंजन है, बिल्कुल ठीक है। ये वो इंजन है जो कि उनके एक पुराने जहाज पे था RD-93, लेकिन उसकी हमने इंप्रूव वर्जन RD-93 की ली और उसको GF-17 पे इंस्टॉल किया। ऑल्दो इसकी सप्लाई चेन में कोई मसला नहीं है। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, जो इसकी मेंटेनेबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो इसकी इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंशाल्लाह उसमें मसाइल नहीं। लेकिन आपने जिस तरह निशानदेही की कि अगर अमेरिका, क्योंकि ये तो सब पैसे की कहानी है, अमेरिका हिंदुस्तान को तंग कर सकता है, तो हमने भी इसका बैकअप तैयार किया हुआ है। उसके ट्रायल्स हो चुके हैं और हमारे पास इसकी ऑल्टरनेट की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह एक और इंजन तैयार है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मौका आता है तो विद इन डेज हम बैकअप के तौर पे उस इंजन को लगा के उसी तरह ऑपरेट करेंगे जिस तरह के आजकल करें, या मेरे ख्याल में उससे शायद बेहतर ही इसको ऑपरेट कर सके, तो कोई मसला नहीं। अब ये वो एग्जैक्ट चीज़ है जो कि बहुत से पाकिस्तानियों के जहन में हमेशा से रही है, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ उन्होंने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी हर चीज़ का बैकअप मौजूद है, चाहे वो एवियोनिक्स हो, चाहे वो ऑन बोर्ड वेपन सिस्टम्स हो GF-17 के, चाहे वो इवन इंजन हो। और इंजन का जो बैकअप है जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली चाइना का WS-13 सीरीज का इंजन है। WS-13 को बेसिकली 1990s के ईरा में चाइना ने डेवलप करना स्टार्ट किया था, और ये रशियन RD-93 के डिजाइन पर ही बेस्ड है। इवन के जो बेसिक WS-13 है और RD-93 इंजन है, इसको आप दूर से देखेंगे तो आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। 2007 में इसको बेसिकली सर्टिफाई कर दिया गया था एयरक्राफ्ट में यूज करने के लिए। 2009 में इसकी इनिशियल सीरीज की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई थी, और 2010 में कुछ HKB की कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि क्लेम करती हैं कि पाकिस्तानी GF-17 थंडर्स के कुछ प्रोटोटाइप्स को WS-13 इंजन के साथ इंटीग्रेट करके भी फ्लाई किया गया था। बट उस वक्त मसला ये था कि WS-13 भी ऑलमोस्ट वैसे ही परफॉर्मेंस दे रहा था, बट बल्कि इसकी परफॉर्मेंस RD-93 से सब पार थी, उतनी बेहतर नहीं थी। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने रशियन RD-93 इंजन को ज्यादा प्रेफर किया, और आज तक WS-13 की बजाय पाकिस्तान RD-93 इंजन को यूज कर रहा है। RD-93 मैक्सिमम 84 किलोन्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो इसकी ड्राई थ्रस्ट है वो अराउंड 49.4 किलोन्यूटन की है, जो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के हवाले से देखा जाए तो इनफ है, सफिशिएंट है। GF-17 थंडर को अच्छा थ्रस्ट प्रोवाइड कर देती है। लेकिन GF-17 ब्लॉक 3 में एक अहम चीज ये थी कि इसमें एक्टिव
इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है जो कि लिक्विड कूल्ड है, प्लस ऑनबोर्ड एवियोनिक्स है। तो जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स आपकी होती है मिशन कंप्यूटर सिस्टम, इसका हैवियर है पहले से। कहने का मकसद ये है कि ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। फिर इसका लिक्विड कूल्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है जो कि ज्यादा पावर इनपुट मांगता है। अगर उसे ज्यादा पावर नहीं मिलेगी तो आपको डिटेक्शन रेंज भी कम मिलेगी, आप अपने एरियल ऑपरेशंस भी सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार सही काम नहीं करेगा। उसके लिए पाकिस्तान को चाहिए थी ज्यादा थ्रस्ट, और पाकिस्तान ने उसके लिए अगेन रशियन RD-93 MA इंजन को चूज किया, बिकॉज RD-93 इंजन का जो पूरे का पूरा मेंटेनेंस का सेटअप है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप उसको स्विच करके WS-13 पर आएंगे तो ब्लॉक 3 में लेट्स सपोज WS-13 लग रहा है, आपके ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में रशियन RD-93 है, तो यहाँ आपको डबल खर्चा करना पड़ेगा। या अगर आप एक ही सिरे से शुरू होते हैं कि जी हम सब में WS-13 लगाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, उससे आपके JF-17 थंडर्स की अवेलेबिलिटी का इशू आएगा, उनमें आपको वक्ती तौर पर वो इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। और ये चीज पाकिस्तान ने अपने बैकअप पर सोची हुई है कि लेट्स सपोज अगर रशिया पर सैंक्शंस इतनी ज्यादा इंपैक्ट करना शुरू कर देती हैं कि ये जो RD-93 इंजन है इनकी डिलीवरीज रुक जाती है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान चाइनीज WS-13 इंजन की तरफ जाएगा। और WS-13 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी एग्जिस्ट करता है जिसे WS-13E इंजन कहा जाता है। ये RD-93 MA का ही कंपेटेबल है। जैसे RD-93 MA अराउंड 91 to 93 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है मैक्सिमम, तो WS-13E भी फुली डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स के साथ आता है, प्लस इसमें रिपोर्टेडली सिंगल क्रिस्टल ब्लेड फैंस को यूज किया गया है। इसके साथ साथ WS-13E 92 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जबकि जो पुराना WS-13 था उसकी मैक्सिमम थ्रस्ट थी सिर्फ 85 किलो न्यूटन। सो यहाँ थ्रस्ट का काफी ज्यादा फर्क है, जिसकी वजह से जब आपको एक्स्ट्रा पावर मिल रही होती है तो आप वो इनपुट दे सकते हैं अपने रडार को, अपने ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को, जिसकी वजह से आपको अपने एयरक्राफ्ट की ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगर इसी JF-17 ब्लॉक 3 को पावर ना मिल रही हो इंजन की तरफ से इनफ, तो इस पर एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के अटैक भी ज्यादा कारगर रहेंगे और इवन एयरक्राफ्ट जैम भी हो सकता है। सो उन तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए एक पावरफुल इंजन होना जरूरी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अवेलेबिलिटी को देखते हुए और मेंटेनेंस के मामलात को भी देखते हुए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए RD-93 MA के साथ जाना मुनासिब समझा। लेकिन अगर इश्यूज होंगे तो पाकिस्तान के पास बैकअप मौजूद है WS-13E की सूरत में, और पाकिस्तान उस पर स्विच कर सकता है अपनी पूरे JF-17 थंडर्स को, लेकिन उसमें वक्ती तौर पर अवेलेबिलिटी का इशू आ सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।